दोस्तों आदाब, मैं फ़हीमुल हक BBN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम बॉलीवुड बायोग्राफी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। 14 फरवरी सारी दुनिया में आशिकों के लिए बहुत अहम दिन होता है। इसे यौम आशिकी भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में वैलेंटाइंस डे जिसे कहते हैं। अब ये क्यों मनाया जाता है ये तो खैर आप गूगल कर लें। मुझे अगर ये दिन मनाना होता तो मैं इस बात पर यह दिन मनाता कि इस दिन 14 फरवरी को एक ऐसी एक्ट्रेस का जन्म हुआ था जिसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझसे पहले मेरे बाप दादा हों, मैं हूँ या फिर मेरी औलाद, उनसे भी अगर ये सवाल किया जाए कि दुनिया की सबसे हसीन तरीन अदाकारा कौन है, तो उन सब की ज़बान पर बस एक ही नाम आएगा और वो होगा मधुबाला। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ। उनका असल नाम बेगम मुमताज़ जहां दहलवी है। मधुबाला के वालिद का नाम अताउल्ला खान था और वालिदा का नाम आयशा बेगम। इस खूबसूरत जोड़े के 11 बच्चे थे और ये लोग उस ज़माने में पेशावर में रहा करते थे और अताउल्ला खान साहब की तंबाकू की फैक्ट्री में एक छोटी सी मुलाजिमत थी। उनकी नौकरी चली गई और वो वहाँ से दिल्ली चले आए। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ। मधुबाला अभी मधुबाला नहीं बनी थी। मधुबाला का असली नाम है बेगम मुमताज़ दहलवी। बेबी मुमताज़ को लेकर और पूरे ख़ानदान को लेकर वो फिर मुंबई चले आए। वहाँ पर 1944 में विक्टोरिया डॉकयार्ड पर एक हादसा हुआ जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ और उनके कुछ बच्चों का इंतकाल भी हुआ। सिर्फ मधुबाला और 6 बहनें रह गई और वालिदैन। अब अपनी गरीबी से राहत पाने के लिए अताउल्ला खान साहब अपनी 8-9 साल की लड़की मुमताज़ को लेकर अलग अलग स्टूडियोज़ जाते। जिस स्टूडियो ने दिलीप कुमार को ब्रेक दिया था, बॉम्बे टाकीज़, जो उस ज़माने की मशहूर अदाकारा और प्रोड्यूसर देविका रानी चलाती थी, उन्होंने ही बेबी मुमताज़ को अपना पहला ब्रेक दिया। फिल्म थी 1942 में आई बसंत, जिसमें बेबी मुमताज़ ने न सिर्फ बेहतरीन अदाकारी की बल्कि गाने भी गाए। उस ज़माने में ज़रूरी होता कि जो एक्टर्स इंडस्ट्री में आते उन्हें गाने भी आना ज़रूरी होता था। फिल्म बेहद कामयाब हुई और फिर मुमताज़ का फिल्मी करियर शुरू हो गया। जब वो 14 साल की थी तब एक फ़िल्म बनी जिसमें उन्होंने हीरोइन का रोल अदा किया। उनके ऑपोजिट थे राज कपूर। फिल्म का नाम था नीलकमल। इस फिल्म से बेबी मुमताज़ बनी मधुबाला। दुनिया भर के बदमाश तुम्हारे पीछे पड़ गए। एक तो यहीं पड़ गया। नीलकमल के बाद मधुबाला की कई फिल्में आईं, लेकिन जिस फिल्म में उन्हें शोहरत दी और कई एक खिताब दिए, जैसे वीनस ऑफ इंडिया कह ले या फिर ब्यूटी ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा कह ले। कुछ लोगों ने तो उन्हें मार्लिन मॉनरो से भी कंपेयर किया और कहा कि वो हिंदुस्तानी सिनेमा की मार्लिन मॉनरो है। वो फिल्म थी बॉम्बे टाकीज़ की 1949 में आई फिल्म महल। महल की एक बहुत खूबसूरत बात है, फिल्म कमाल अमरोही ने बनाई थी और वो पहले चाहते थे कि फ़िल्म में सुरैया को ले, लेकिन किसी वजूहत से सुरैया फ़िल्म नहीं कर सकी और उस फिल्म की अदाकारा बनी मधुबाला। यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसी सिंगर का नाम लिया जाए जो आज तक भी और शायद क़यामत तक जिसका नाम रहेगा, जिन्होंने आवाज़ दी थी मधुबाला को, और वो सिंगर थी लता मंगेशकर और गाना था आएगा आने वाला आएगा। आने वाला आएगा, आएगा। 1950 से लेकर 1957 तक मधुबाला का करियर थोड़ा डाउन था। फिल्में हिट नहीं हो रही थी, इतना चल नहीं रही थी और ज़रूरी होता है कि हर अदाकारा के लिए या फिर अदाकार के लिए फ़िल्म एक ना एक हिट हो। लेकिन 1958 में आई फिल्म फागुन, जिसकी म्यूज़िक दी थी ओपी नैयर ने,
वो फिर एक बार बहुत बड़ी कामयाब फिल्म साबित हुई। वहाँ से फिर एक बार मधुबाला का करियर चल पड़ा। उनकी चंद बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। ऐसी और भी फिल्में आई जैसे मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज में जो कैबरे सॉन्ग था, जहाँ पर फिर एक बार आशा भोसले ने कमाल दिखाया था अपने जादू का, आइए मेहरबां, वो गाना आज भी आप सुनते हैं तो लगता है कि आज के दौर से भी वो कुछ कम नहीं नज़र आता। उनकी जहाँ ये कामयाब फिल्में थी उनमें से एक फिल्म एक और थी देवानंद के साथ, काला पानी, डुएट। उस फिल्म का आपको अच्छा तरह से याद होगा, अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। उसमें जो एक्सप्रेशंस मधुबाला ने दिए थे और उसी एक्सप्रेशंस की टक्कर में जो देवानंद ने भी दिए थे, वो आज तक भी जो फिल्मों के शौकीन हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और मानते हैं। छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे, आज समझे। जहाँ एक तरफ मधुबाला का करियर अपनी बुलंदियों को छू रहा था, वहीं पर उनके दिल में भी कोई बसता जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं कई बार इस सिलसिले में सोचता हूँ, जितनी भी मिसालें मोहब्बत की दी जाती हैं वो मुकम्मिल नहीं रही। एक ऐसा अलमिया जो शायद कभी हल ना हो, अगर आप हल कर सको तो करिए ज़रूर। लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, इनकी आशिकी के किस्से तो बहुत मशहूर थे। लोग इनकी आशिकी की कस्में आज भी खाते हैं, लेकिन इनका जो रिश्ता है कभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, इनका कभी मिलन नहीं हुआ। उसी में एक और दो नाम जोड़े जा सकते हैं जो शायद जिसकी कसम भी खाई जा सकती है, और वो है दिलीप कुमार और मधुबाला। जहाँ एक तरफ हमने उनकी वो दौर की बात की जहाँ पर फिल्में उनकी नहीं चल रही थी, उसी दौर में एक फ़िल्म बनी 1951 तराना। इस फिल्म में उनकी मुलाकात तो खैर पहले भी हुई होगी दिलीप साहब से, लेकिन दोनों एक साथ काम कर रहे थे। यहाँ एक बात मैं कहना ज़रूरी समझूंगा, ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है, शायद उससे आप मुत्तफ़िक़ हो या ना हो। आज भी जो फिल्में बनती है और मोहब्बत के सीन्स उसमें होते हैं, शायद घर वाले भी अगर साथ हों तो आप इस फिल्म को, जो फिल्म चल रही है, वो देख पाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तराना एक ऐसी फिल्म है जिसके जो सीन्स थे दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में, मैं कम से कम ज़ाती तौर पर आज भी अपने बड़ों के साथ इस फिल्म को देखने हिचकिचाता हूँ। फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई न्यूडिटी नहीं, पाक साफ फिल्म, लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो बेमिसाल है। आप ज़रूर देखिएगा फिल्म तराना, और उसका वो गाना तलत महमूद और लता जी का सीने में सुलगते हैं अरमा, आज भी जो गानों के शौकीन हैं उनके दिल को आज भी लुभाता है। फिल्म तराना का जो जिक्र चल रहा है, उसी फिल्म के मेकिंग के दौरान मधुबाला को दिलीप साहब से मोहब्बत हो गई। मधुबाला ने एक ख़त और एक फूल अपने ड्रेस डिज़ाइनर के हाथों दिलीप साहब को भेजाया, और उसमें ये लिखा कि अगर उनको भी मधुबाला से मोहब्बत है तो वो ख़त और वो फूल अपने पास रख लें। और वैसे ही हुआ। दिलीप कुमार भी बेइंतहा चाहते थे मधुबाला को, और उन्होंने वो फूल और ख़त अपने पास रख लिया। लेकिन शायद मधुबाला के वालिद को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता टूटने को लेकर एक किस्सा और भी है। 1960 में जब मुग़ल आज़म बन रही थी, एक मशहूर डायलॉग है जहाँ पर बहार जो किरदार निगार सुल्ताना ने प्ले किया था, वो कहती हैं कि अनारकली ने शहज़ादे सलीम को धोखा दिया है
और वो उनसे मिलने आते हैं और वो एक डायलॉग है कि आखिरकार अकबर आज़म की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल ही गया जिससे वो तू बनी हुई थी, और उसके साथ ही तेरी मोहब्बत का वो कागज़ी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे पहनकर तू मेरे सामने इतराती फिरती थी। ये डायलॉग के आखिर में शहज़ादा सलीम अनारकली को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि दिलीप साहब ने वो एक जो फ्रस्ट्रेशन था शादी नहीं होने पे या फिर मोहब्बत कामयाब नहीं होने की वजह से सही में अनारकली यानी मधुबाला को सही में बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था। कुछ दिनों के लिए फ़िल्म भी रुकी और वो रिश्ता टूट गया। और वो जो कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील वो ये हुआ कि बी आर चोपड़ा एक फ़िल्म बना रहे थे नया दौर, और बी आर चोपड़ा मधुबाला को साइन करना चाहते थे। उन्होंने मधुबाला को साइन भी किया, लेकिन उनकी हालत बहुत नासाज थी। यहाँ पर यह कहना भी शायद ज़रूरी है कि मधुबाला के दिल में सुराख था जिसका उस ज़माने में कोई इलाज नहीं था। बचपन से ही ये बीमारी उनको थी, और जैसे जैसे ये फिल्में आती गई, मुग़ल आज़म, नया दौर, तो ये बीमारी और बढ़ती गई और उनकी तबीयत बहुत नासाज रहने लगी। शायद यही वजह थी कि अताउल्लाह खान साहब नहीं चाहते थे कि मधुबाला बम्बई से हट के कहीं और जाकर शूटिंग करे, और रात में तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हुआ यूँ कि बी आर चोपड़ा जो फिल्म बना रहे थे नया दौर, उसमें कुछ खेत खलिहान की ज़रूरत थी और वो बम्बई में मुश्किल था, तो उन्होंने वो शूटिंग भोपाल में की। अताउल्लाह खान साहब ने मना कर दिया, जबकि साइनिंग अमाउंट ले चुके थे, और उन्होंने साइनिंग अमाउंट वापस देने से भी इनकार कर दिया। तो हुआ यूँ कि मधुबाला के वालिद ने और बी आर चोपड़ा ने कोर्ट में मुलाकात की इस पैसे को लेकर। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप साहब उनके वालिद का साथ दे, लेकिन दिलीप कुमार ने बी आर चोपड़ा का साथ दिया। तो ये था शायद द लास्ट नेल इन द कॉफिन, और रिश्ता सदा के लिए टूट गया। ये बात काबिल तारीफ़ है कि जब मुग़ल आज़म बन रही थी उस वक्त मधुबाला की तबीयत काफ़ी नासाज थी। उसके बावजूद उन्होंने वो जो लोहे की जंजीरें उनको एक सीन में पहनाई गई वो पहनी, उफ तक नहीं किया, और वो शॉट बेइंतहा खूबसूरती से अदा किया। ये एक उनके इंटेग्रिटी और जो उनके पैशन कह लें या फिर प्रोफेशनल एथिक्स कह लें, उसके बारे में कहता है। फिल्म सुपर डुपर हिट, आज तक भी मुग़ल आज़म को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म कहा जाता है। मुग़ल आज़म के बाद मधुबाला ने बहुत हद तक काम कम कर दिया था। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही थी। चंद एक फिल्में आई उसके बाद ज़रूर, लेकिन तबीयत वैसी ही नासाज थी। एक तरफ प्यार का गम, दूसरी तरफ सेहत उनकी नासाज होते जा रही थी। इस हालात में मधुबाला को सहारा मिला किशोर कुमार का, और उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली, और किशोर कुमार ने भी बहुत हद तक उनका ख्याल रखा। लेकिन उस दौर में किशोर कुमार सिर्फ अपने लिए या फिर देवानंद के लिए गाते थे। फिल्में भी उनको कम ही मिल रही थी, तो वो ज़्यादातर बाहर ममालिक में कंसर्ट्स करते, तो उनका फिरना भी बहुत हो गया था। तो उन्होंने मधुबाला को फिर अपने उनके वालिद के घर पर छोड़ दिया, जहाँ पर वो ज़िंदगी की अपनी आखिरी सांसें उन्होंने ली। हिंदी सिनेमा के 22 साल के अपने करियर में मधुबाला ने करीब 74 फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा, और उसके बाद उन्होंने साल 1969 में फ़र्ज़ और इश्क नाम के फ़िल्म का डायरेक्शन करना चाहा, लेकिन यह फ़िल्म बन नहीं पाई। और उसी साल 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मनाने के ठीक 9 दिन बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये थी मधुबाला, जिसे आज भी सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत अदाकारा होने का एजाज़ हासिल है। मधुबाला का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमारे BBN चैनल के कमेंट बॉक्सेस में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम इसे और बेहतर कर सकें। जो नए व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं,
वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस सही वक्त पर आते रहें। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए फ़नकार के मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी फ़हीम उल हक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।